हर 10 महीने बाद मैं 70 आदमियों की छटनी करूंगा। शोषण नहीं बढ़ेगा इससे? आप बताइए, जो 70 आदमी 75 आदमी हर बार आप लात मार के निकाल रहे हो, उसको उसकी बात कौन करेगा? कौन करेगा? कि इतने तारीख तक 7 तारीख तक आप सैलरी दे देनी पड़ेगी, मतलब कुछ अच्छी चीजें भी तो हैं। मतलब नहीं, 7 तारीख तक इसका मतलब क्या है कि हम 22वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते 7 तारीख तक वेतन नहीं दे पा रहे। इस पक्ष को जरा आप देखिए। ये आपकी अकर्मण्यता है, ये आपकी फेल्योरनेस है, कामयाबी नहीं है। तो उनके मन के ऊपर है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है। इसका सरकार तो यह कह रही है कि आप चाहे तो पूरा निकाल दीजिए और पूरा नया भर लीजिए। तो ये कह रही है कि नहीं कह रही? बिल्कुल यही बात कह रही है। ये खतरे में है, लोगों की नौकरियां पूरी तरीके से खतरे में है। विकास जी, मैं वजह बताता हूं। लेबर लॉ जो थे उसको बदल करके सरकार 4 नए लेबर कोड लेकर के आई है और इसको लेकर के तमाम बातचीत हो रही है। कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके फायदे ज्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन है, कुछ मजदूर संगठन है जो देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा जो ये लेबर कोड लाए गए हैं उनका विरोध किन मसलों पर हो रहा है, उसमें विरोध करने लायक चीजें क्या हैं, उसी को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हमने मंजीत जी को आमंत्रित किया है। मंजीत जी लगातार अपने संगठन के साथ मिलकर के इन मुद्दों पे काम करते रहे हैं। पहले भी हमारी बात लोकमत हिंदी में होती रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने पढ़ा है तो उसमें तो यही पढ़ा है कि ग्रेच्युटी जो कि पहले 5 साल में मिलती थी अब 1 साल में मिलने लगेगी। मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो जो FNF फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो पहले 3 महीने में होता था वो अब 1 महीने में होने लगेगा। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। जी। तो आप लोग या आप जैसे और संगठन इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विकास जी, ऐसा नहीं है कि जैसा जैसा आपको दिखाया जाता है वो सच है। बहुत सारी बातें जो आपको दिखाई नहीं जाती वो पर्दे के पीछे रहती हैं। लेबर लॉज की बात करें या जो नए जिनको वेजेस कोड का नाम दिया गया है, बेसिकली 2019 में सरकार ने बना दिए थे। वैसे तो अगर बात करें तो सैकड़ों लेबर एक्ट से जुड़े हुए मसले हैं, सैकड़ों बार चीज़ों को अमेंड किया गया है। अगर मैं बात करूं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, वहाँ से लेकर के अब तक के अगर आप सफ़र पर बात करें तो सैकड़ों बार बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि कुछ कमियाँ थीं, भयंकर कमियाँ थी मैं कहूँ, उनको ज़रूरत थी बदलने की, हटाने की, तो सरकारों ने वैसा किया। लेकिन अभी जो पिछले 29 जो लेबर जो वेजेज जो एक्ट हैं या उनसे जुड़े हुए मसले थे, उनको समेकित करना कह लीजिए या फिर उनको रिप्लेस करना कह लीजिए, उनको हटा करके भारत सरकार 4 नए लेबर कोड लेकर के आई है। बेसिकली सरकार ये बात कहती है कि वो लेबर के वेलफेयर में लेके आई है। तो लेबर का वेलफेयर देखने की केवल एक बॉडी नहीं है, एक एजेंसी नहीं है, सरकार नहीं है। सरकार के साथ साथ नियोक्ता है, जो जहां आप जॉब करते हैं वो है, और उसके साथ साथ हमारे संगठन हैं, हमारी यूनियंस हैं, जो देखती हैं कि हमारे कर्मचारियों के साथ या हमारे लेबर्स के साथ या हमारे जो भी वहाँ पर एम्प्लॉई हैं उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग अपनी यूनियन चलाते हैं, संगठन चलाते हैं। तो सरकार के केवल पक्ष को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा सरकार ने कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, कुछ बढ़िया कर दिया है। तो उसके लिए संगठनों से बात करनी पड़ेगी और वहाँ जमीन पर उतर के इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। आप हमारे देखने वालों को ये बताइए, और ये पूरी बातचीत इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि हम ये समझ सकें कि ये जो 4 लेबर कोड आए हैं उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए और जो किसी भी काम करने वाले इंसान के लिए नुकसानदायक है। जी विकास जी, सबसे जो बड़ी बात है, सरकार ने एक तरीके से इन लेबर लॉज के माध्यम से जो हमारी छोटी छोटी यूनियंस हैं उन पर कुठाराघात किया है, उनको ख़त्म करने की एक साजिश की है। मैं समझाता हूँ कि कैसे। सरकार ने ये कहा कि अब अगर कोई यूनियन बनाएगा तो यूनियन बनाने के लिए उस संस्था में जितने भी एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनका 10% उसका मेंबर होना अनिवार्य है। अच्छा। सपोज दैट किसी संस्था में 500 आदमी काम करते हैं, तो उन 500 आदमियों में सारा तो लेबर नहीं होगा। लेबर लॉस उन पर लगते हैं जो मैनेजरियल पोस्ट से या सुपरवाइजिंग पोस्ट के नीचे काम करते हैं, अधिकारी वर्ग पर नहीं लगता है। अब देखिए, किसी भी सिस्टम में काम करने वाले 2 तरीके के होते हैं। उस पे हम लोग आएंगे। पहले आप मुझे एक एक करके थोड़ा इसके नुकसान गिनाइए जिस पे आप लोग विरोध कर रहे हैं। एक आपने ये कहा, पहले ऐसे बात कर लेते हैं, एक आपने ये कहा कि जो लेबर यूनियंस हैं उन पे कुठाराघात होने जा रहा है, छोटे लेबर यूनियन। चलिए इसको बाद में समझेंगे। दूसरा जो सरकार कह रही है कि हम जो कर्मचारी को या लेबर को जो सैलरी देंगे या जो रिम्यूनरेशन देंगे
तो 50% उसमें बेसिक रहेगा ही रहेगा, बाकी भत्ते रहेंगे। जब 50% बेसिक रहेगा ही रहेगा, बाकी भत्ते रहेंगे, तो फिर जब उसमें से डिडक्शन होंगे तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसके जो इन हैंड जो सैलरी जाएगी वो कम हो जाएगी, बजाय बढ़ने के वो घट जाएगी। देखिए सपोज दैट कि आपकी 100 रुपये सैलरी है, 100 रुपये सैलरी में अगर 40 रुपये बेसिक है, बाकी सारे एमोल्यूमेंट्स मिलकर के बनती है 60 रुपये बाकी। बिल्कुल। अगर आपको ये कर दिया कि अब आपकी बेसिक सैलरी उसने 60 रुपये कर दी और बाकी भत्ते 40 रुपये रह गए, अब जो डिडक्शंस होंगे वो आपकी बेसिक सैलरी से होंगे, पीएफ डिडक्ट होगा, वहीं से डिडक्ट होगा, तो वो आपकी बेसिक से कम हो जाएगी। फिर उस पर जब ग्रॉस करेंगे तो वो आपकी बेसिक सैलरी जब इन हैंड बन करके आएगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ी कमी है। तीसरी, सरकार ने ये कहा कि अभी तक क्या था कि जहाँ पर 100 एम्प्लॉइज से कम लोग थे, जैसे एमएसएमई में आप देखते हैं जो माइक्रो हैं या स्मॉल हैं या मैक्रो हैं, तो उस तरीके के जो इंटरप्राइजेज हैं, कहीं ऐसी लोगों की संख्या, ऐसे संस्थानों की संख्या सबसे ज़्यादा है जहां 100 लोगों से कम लोग काम करते हैं। छोटी छोटी कंपनियां। उसको सरकार ने क्या किया कि 100 से बढ़ा करके 300 कर दिया। अब 300 करने का मतलब आप समझिए कि 90% से ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं उससे कवर हो गए, क्योंकि 300 से ज़्यादा जो जहां कर्मचारी काम करते हैं उनकी संख्या बहुत लिमिटेड है, 5% से भी कम है। अब सरकार ये कह रही है कि उन संस्थानों के नियोक्ता ये तय करेंगे कि कितनी छटनी करनी है, कब करनी है, वो सरकार से इस मसले पर कोई परमिशन नहीं लेंगे। मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ। पहले जो कानून था उसमें शायद ये प्रावधान था कि 100 एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसमें 199 लोग काम करते हैं, तो अगर उनको छटनी करना हो या अपनी कंपनी बंद करनी हो तो उनको अलग से नोटिस सरकार से पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब जो ये नया कोड आया उसमें वो 100 की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 300 कर दिया। मतलब अगर कोई कंपनी है जिसमें 299 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो अगर उस कंपनी को कल को छटनी करना हुआ या अपना काम बंद करना हुआ, सबको निकाल, सरकार से राय नहीं लेंगे, वो सीधा बंद कर देंगे। वो कितने कर्मचारियों की छटनी करनी है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं विकास जी, इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 महीने बाद मैं 70 आदमियों की छटनी करूंगा, 70 आदमी निकाल के बाहर करूंगा, आउटसोर्स करूंगा, और हर बार नए रिक्रूट करूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो नए लोगों को रखूंगा। शोषण नहीं बढ़ेगा इससे। आप बताइए, मार्केट में हम चाहते हैं सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी? रोजगार कैसे? आप दिखाने के लिए साइक्लिक प्रोसेस में ये दिखाओगे कि इस बार हमने 70 लोगों को रोजगार दिया, अगले साल फिर 70 लोगों को रोजगार दिया, लेकिन जो 70 आदमी 75 आदमी हर बार आप लात मार के निकाल रहे हो, उसको कौन करेगा? और आपने ये कह दिया। चलिए ये पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विस्तार से। अगला पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए। पहला आपने बताया लेबर यूनियन पे कुठाराघात, दूसरा आपने बताया कि बेसिक बेसिक का स्ट्रक्चर बदला इसलिए इन हैंड सैलरी घटेगी, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपने बताया कि जो 100 लोगों की कंपनी पर जो नियम था वो अब 300 पे कर दिया गया है ना। और कोई पॉइंट है? देखिए, अभी इसको अगर मैं बात करूं कि जो सोशल सिक्योरिटी है, भाई नौकरी करने के बाद, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे किसी खदान में नौकरी करना हो, चाहे किसी फैक्ट्री में नौकरी करना हो, सोशल सिक्योरिटी तो सबकी जिम्मेदारी है। सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ कि जब कोई ऑक्यूपेशनल, जिसको हम सिक्योरिटी कहते हैं, काम करते समय कोई खतरा, जैसे किसी मशीन को चला रहा है कोई कर्मचारी, उसके साथ कोई हादसा हो जाए आते समय, जाते समय, चलाते समय, तो उन सिक्योरिटी को कौन सुनिश्चित करेगा? हम 22वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बात करता हूं महिलाओं की। महिलाएं जो कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, आपने कहा कि वाइट कलर के लिए, जो वाइट कलर जॉब कर रही महिलाएं, उसके लिए बच्चे को फीडिंग कराने के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई। हमारे श्रमिकों के लिए वो व्यवस्था कहाँ है तो वो किस लेवल पे काम कर रही है? अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, क्योंकि हर महिला को महीने में 2-4 दिन इससे रूबरू होना पड़ता है, जबकि 1948 का जो हमारा फैक्ट्री एक्ट था, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में जब ये व्यवस्था थी, तब उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय उसको 1-2 दिन की छुट्टी का प्रावधान था, मिलती थी। और आज हम जब तरक्की कर रहे हैं, 22वीं सदी में बढ़ रहे हैं, हम उसको खत्म कर चुके हैं, हम वो काम नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या एक पुरुष और क्या महिला इस मामले में बराबर है? क्या कुदरत ने जब उनको असमान रूप से बनाया है, उनकी ज़रूरतें बहुत सारी अलग हैं, तो क्या ये ज़रूरत नहीं बनती कि नए लेबर लॉज में उन चीज़ों को तवज्जो दी गई होती? तो एक तरीके से ये, अगर मैं कहूँ कि ये कहीं ना कहीं विभेदकारी है और महिलाओं के साथ इनजस्टिस है। एक जो नया कानून आया है उसमें ये भी है कि अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट कर सकती हैं उनकी सहमति से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नाइट शिफ्ट कर सकती है, तो बात आपने कह दिया। क्या आपने दिल्ली को ध्यान में रख के कहा है
क्या आपने मुंबई को ध्यान में रख के कहा है? क्या आपने चेन्नई को ध्यान में रख के कहा है? या फिर क्या आपने किसी अरबिक कंट्रीज को ध्यान में रख करके कहा है? भारत केवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई नहीं है। और दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित दिल्ली में नहीं है। महिलाएं कहाँ सुरक्षित है आप बताइए? आप कह रहे हो कि 12 घंटे की शिफ्ट करेगी महिलाएं, रात में कर सकती है। सिक्योरिटी कहाँ है आपके पास? सिक्योरिटी के ऊपर आप चुप है, साइलेंट है। आपके चारों कोड, चाहे वेजेस कोड हो, चाहे सिक्योरिटी कोड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो, चाहे वो जिसको आप कहते हैं ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी कोड हो, चारों के चारों उस पर साइलेंट है। तो वो कहाँ है? हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना। पहले आप सुरक्षा निश्चित करो, पहले आप वेज सुनिश्चित करो। आपने कहा जो इन्होंने क्या किया, 29 जो वेजेस रूलिंग थी उनको ख़त्म करके 4 वेज एक्ट लाए हैं, जिनको वेजेस कोड कहा है इन्होंने। और उन चारों वेजेस कोड को पढ़ करके आप जब देखेंगे तो उसमें जो सिक्योरिटी है वो गायब है। सिक्योरिटी जबकि सबसे बड़ा मुद्दा है। आप रिटायरमेंट के बाद एक सरकारी कर्मचारी को आप पेंशन देते हो, एक विधानसभा के एमएलए को एक बार इलेक्ट हो गया तो उसको पेंशन देते हो, चाहे वो विधानसभा का हो, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, कहीं का भी, विधान परिषद का हो, उसको आप पेंशन की सिक्योरिटी देते हो। बीच में जब तक अगर उसके साथ कोई हादसा होता है तो वो सारी सिक्योरिटी आप उसको देते हो। तो फिर हमारे भारत में पेंशन तो एक अलग ही मुद्दा है। पेंशन तो खैर अलग मुद्दा है, मैं अभी पेंशन का जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप करिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब वो जुड़ा हुआ है ये लोगों से। लेकिन मुद्दा ये है कि वाइल वर्किंग, जब वो वर्क कर रहा है घर से, अगर वो 5 बजे निकला है ऑफिस के लिए और 7 बजे अगर वो किसी फैक्ट्री में पहुंचता है सुबह, तो 5 से जो 7 बजे तक का टाइम है, क्या वो उसके वर्किंग आवर्स में नहीं कंसीडर होगा? वो ऑफिस के लिए निकला है। तो इस समय की जो सिक्योरिटी है, वर्क करते समय की जो सिक्योरिटी है, अगर उस पर हमारा वेजेज एक्ट चुप है तो ऐसे वेजेज एक्ट को हम नहीं मानते। लेकिन अब तो ये भी है ना कि बेसिक भी तय कर दिया है सर ने कि इतने तारीख तक, 7 तारीख तक आप सैलरी दे देनी पड़ेगी। मतलब कुछ अच्छी चीजें भी तो हैं। मतलब नहीं, 7 तारीख तक, इसका मतलब क्या है कि हम 22वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते 7 तारीख तक वेतन नहीं दे पा रहे। इस पक्ष को जरा आप देखिए कि एक बंदा जो ये भी एक पक्ष है। 1 तारीख से लेकर के 30 या 31 तारीख तक काम करता रहा है, उसको ले जाकर के आप 2025 के अंत में ये बात कह रहे हो कि हम उसको अगले 7 दिन के अंदर वेतन उसका दे देंगे। ये कोई खुशी की बात है? और उसको अपनी कामयाबी बता रहे हो। उसको कामयाबी बता रहे हो आप। तो ये आपकी अकर्मण्यता है, ये आपकी फेल्योरनेस है, कामयाबी नहीं है। उसको 30 तारीख को वेतन उसके खाते में आ जाना चाहिए। दूसरी मैं जो सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, सिक्योरिटी, हम 22वीं सदी में आ गए, सिक्योरिटी के जहाँ तक पहुँचे, आपने 300 तक ये कैटेगरी बढ़ा दी। आप अगर मैंने पहले ही बोला कि एक सिस्टम नहीं है, सरकार ही एक केवल सिस्टम नहीं है जो वेलफेयर को सुनिश्चित करती है। हम लोग भी सुपरविज़न करते हैं, हमारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है। जब 300 कर्मचारियों के संस्थान वाली जगहों पर ऐसा होगा कि जब चाहेंगे जितने छटनी कर देंगे, तो छटनी करने का मतलब ये है कि वो 150, 200 आदमी भी छटनी कर सकते हैं। 200 आदमी छटनी कर देंगे तो उनके मन के ऊपर है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है। इसका सरकार तो यह कह रही है कि आप चाहे तो पूरा निकाल दीजिए और पूरा नया भर लीजिए। तो ये कह रही है कि नहीं कह रही? बिल्कुल यही बात कह रही है। तो सोशल सिक्योरिटी कहाँ है आप बताइए? क्या सिक्योरिटी है? हम फिर बर्डन किस पर आएगा? एट लास्ट जो बर्डन आएगा वो गवर्नमेंट पे बर्डन आएगा कि जो लोग काम कर रहे थे। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे किसी खदान में काम करता हो और चाहे किसी बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करता हो, अगर उसने भारत सरकार को काम करके रेवेन्यू जनरेट किया है, अगर उसने 15 साल तक इनकम टैक्स दिया है, देन ही और शी शुड बी प्रोवाइडेड पेंशन आल्सो, चाहे वो प्राइवेट का हो। और उसे भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने उससे इनकम टैक्स लिया है, केवल स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। तो इस बात का प्रावधान सरकार करे कि उसको पेंशन दे, और जो नौकरी के टाइम जो सिक्योरिटी सबसे पहले आपने बहुत सारे जरूरी पॉइंट बताए, जो आपने बताया कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। लेकिन एक जो सबसे जरूरी पॉइंट आपने बताया कि पहले जो अधिकार 100 एम्प्लॉय वाली कंपनियों को था, वो 300 जो कंपनियां जिनके यहाँ 300 लोग काम करते हैं, उनको भी यही छूट दे दिया गया है। मंजीत जी, मुझे ये समझाइए कि ये चीज जब आप लोगों को बता रहे हैं तो क्या रिएक्शन मिल रहा है? मतलब लोग, ये तो बहुत कम प्रचारित हुआ है ये वाला फैक्ट। ये खतरे में है, लोगों की नौकरियां पूरी तरीके से खतरे में है विकास जी। मैं वजह बताता हूं, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ में जो वर्किंग क्लास जिसको हम कहते हैं, वो 60 से 70 करोड़ के आसपास है हमारा वर्किंग क्लास जो है। और उस 60 से 70 करोड़ का 90 से 95% जो वर्किंग क्लास है, वो अंडर 300 वाली जो
चाहे उन्हें आप PSU कह लीजिए या उन्हें कंपनी कह लीजिए, बहुत सी कुछ भी कंपनियां हैं जिसमें 300 से ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि 300 से ऊपर वाले वो केवल 5% में आएंगे। तो इसका मतलब कि हमारा जो 70 करोड़ का 90% यानी 63-64 करोड़ आदमी वो अब खतरे खतरे के जोन में निशान है। पे। हाँ, तो जितना भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी इस तरह से काम कर रहा है वो सब खतरे में है, व्हाइट कॉलर को छोड़ करके। मेरा सवाल आगे यही है, एक तो लेबर की परिभाषा क्या है, लेबर कोड में या जो आप लोग लेबर यूनियन चलाते हैं उसमें लेबर की परिभाषा क्या है? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में बहुत से लोग, हो सकता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हों, 10 लाख रुपए की कार चलाते हों, EMI पे जाते हों, 2 घंटा ट्रैवल करते हों, वो भी अपने आप को अजीब सी स्थिति में पाते हैं जब उनकी छटनी हो जाती है। जी। तो उनके लिए कौन खरा होता है? देखिए विकास जी, असल में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिससे हम ये तय कर सके कि ये लेबर है। होता क्या है कि वर्क ऑफ नेचर इस चीज़ को डिफाइन करता है। भले ही आप सैलरी कितनी भी पा रहे हों, लेकिन अगर आपका वर्क ऑफ नेचर फील्ड से जुड़ा हुआ है या प्रोडक्शन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन के काम में आप सीधे इन्वॉल्व हैं, जैसे कि भले ही आप टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पर, तो फिर आप उसी ग्रेड में आ जाओगे जहाँ पर लेबर लॉज एक्ट होते हैं, मतलब इनेक्ट होते हैं, लागू होते हैं। तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि मैनेजरियल पोस्ट हैं जो कि दिशा निर्देश देते हैं निचले वाले तबके को, या फिर जो सुपरविजन का काम करते हैं, उनके नीचे जितना भी कर्मचारी लगा हुआ है वो सारा का सारा बेसिकली लेबर वर्ग है। उसकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, उनका पोस्ट का डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है, नाम तो हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो नए लेबर कोड हैं इसको ऐसे समझें कि ये जब लागू हो गया, मेरे ख्याल से अब तो लागू हो गया, सरकार ने लागू कर दिया, बधाई भी दे दी है, तो इसके लागू होने के बाद श्याम लाल जो कि खदान में काम करता है वो भी प्रभावित होगा। बिल्कुल। और राजेश जो कि एक IT सेक्टर कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर का काम करता है वो भी इससे प्रभावित बिल्कुल होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है। सपोज दैट कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन का काम है ना, प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, भले ही वो आपको विजिबल नहीं है, आप उसे टच नहीं कर सकते, कंक्रीट नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्शन में लगा हुआ है। प्रोडक्शन वाला मसला जहाँ कहीं भी होगा जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और सुपरविजन में नहीं है, तो वो इससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। यही नहीं, मैं तो बोलता हूँ जो सरकारी जो सिस्टम है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैं उस पर भी आने वाला था। हाँ जी विकास जी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी सिस्टम में भी 2 तरह के लोग काम करते हैं। एक वो है जो प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, दूसरा वर्ग वो है जो आउटसोर्स है। आउटसोर्स नहीं है तो वर्क चार्ज पे है, वर्क चार्ज पर नहीं है तो वो कंट्रेक्चुअल स्टाफ है। ये तीनों ही तरह का अगर कर्मचारी सरकारी सिस्टम में काम कर रहा है तो वो भी डायरेक्ट लेबर लॉज से अफेक्टेड होगा, उस पर ये लेबर लॉज लगेंगे। अच्छा जी, एक सवाल मेरा और, मैं कहीं पढ़ रहा था कि किसी भी कंपनी में जो परमानेंट स्टाफ होगा उसको जो सुविधाएं मिल रही होंगी वही सुविधाएं और कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी देनी पड़ेंगी। ये तो अच्छा है। नहीं, ये तो आज से नहीं है, अमल में कितना हुआ। देखिए समान काम के लिए समान वेतन देने की अवधारणा कोई आज नई नहीं है, भारत सरकार ने कितनी बार इसको इंडोर्स किया। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक सरकारी नर्सिंग अफसर है तो उसका बेसिक लेवल होगा कि 44,900 रुपये उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद भत्ते होंगे, तो उसकी जो सैलरी बनेगी, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 1 लाख रुपए से कुछ ऊपर जाकर के उसकी सैलरी बनेगी। अब अगर वही नर्सिंग अफसर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है, सपोज दैट मेदांता में काम करता है, तो मेदांता में उसकी बेसिक सैलरी कुछ अलग होगी। और वही अगर किसी बहुत छोटे अस्पताल में कोई नर्सिंग अफसर काम करता है, जिसे आप स्टाफ नर्स कहते हो, तो उसकी सैलरी हो सकता है 15,000 रुपये हो, या हो सकता है उससे कागज जो साइन कराए जा रहे हो वो 50,000 पे कराए जा रहे हो, लेकिन उसको मिल उसको 30,000, मिल उसको 25,000 आई। तो ये तो कुछ नया नहीं है, सरकार इसको 48 साल में पूरा नहीं कर पाई है। तो इस बात की क्या गारंटी है, हमारे जो 4 बेस कोड आए हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि अब ऐसी असमानता नहीं होगी। अब देखिए सरकार ने जो हमारा पहला 4 कोड में आया है, पहला जो कोड है द कोड ऑफ वेजेस कोड, तो वेजेस कोड में सरकार ने ये कहा है कि भारत की सरकार पूरे देश के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेगी और उस बेसिक स्ट्रक्चर से कम जो डेली वेज होगा वो किसी का कम नहीं होगा। अलग अलग स्टेट के जो गवर्निंग बॉडी है उसको ये पावर होगी कि वो अपने खर्चे के हिसाब से या अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से, अपने रेवेन्यू के हिसाब से, अपनी महंगाई के हिसाब से उससे ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही उसको इतना कम कर देगी कि वो वहीं पर आकर के सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है आकर के वहीं टिक जाएंगे, उससे ऊपर वैसे ही कोई नहीं जाएगा।
तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा बनाना है तो उसको दिल्ली को, चेन्नई को, मुंबई को ध्यान में रख करके बनाना चाहिए कि कितना होना चाहिए। और फिर सरकार ने ये कहा कि बेसिक सैलरी 50% होगी। देखिए यहाँ पर भी चालाकी देखिए, जब बेसिक 50% होगा तो इसका मतलब बेसिक आधार बन गया, बाकी भत्ते प्लेस टू प्लेस वेरी करेंगे, है ना। अब चेन्नई वाला तो भत्ते लगा करके 50 + 50 रुपए लगा करके वो 100 रुपए डेली वेज तैयार कर देगा। लेकिन जब वो किसी गांव में दूर दराज में सेकंड टियर सिटी में जाएगा, हाँ, जो पटना जाएगा, टियर 2 में जाएंगे, टियर 3 में जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, तो वो वेरी करेगा। तो वो वेरिएशन इतना आएगा कि 50 तो फिक्स हो गया कि 50 के बाद 100 तक का सफर करने में 50 के बाद 51 भी है और 100 भी है। तो यहां पर जाकर के वो एडजस्ट करेंगे। ये फिर एक नए तरीके का शोषण शुरू होगा लेबर के साथ। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नया कानून आया है इसमें लेबर कोड को लेकर के भी कुछ कहा गया है, या लेबर कोड, मैं कहीं पढ़ रहा था कि लेबर कोड भी हटा करके कुछ नया बनाया गया है? नहीं, लेबर कोड तो एग्जिस्ट करता रहेगा। लेबर ऑफिसर जो सबसे पहली बॉडी होती है, उनकी निगरानी एजेंसी भारत सरकार की तरफ से लेबर ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं, सिलेक्शन होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी है और उसके अधिकार बढ़ा दिए गए। ओके। उसके अधिकार इतने बढ़ा दिए गए, वो एक कोर्ट की तरह काम करे। वैसे भी वो पहला कोर्ट वही है, तो वो उसके जब पावर बढ़ जाएंगे तो करप्शन बढ़ेगा, सीधा सीधा करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि 100 आदमियों को निकालने वाला जो भी नियोक्ता होगा उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको मैनेज करना। और छोटी यूनियनें बचेंगी नहीं, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि 10% मेंबरशिप पहले होगी। अगर 100 लोग काम करते हैं तो 10 लोग उसके मेंबर होने चाहिए। 100 लोग तो काम करते दिखेंगे पूरी बॉडी में, उसमें 50 लोग होंगे वो जो व्हाइट कलर के नीचे होंगे, और उन 50 लोगों में से 10 लोगों को उसको मेंबर बनाना पड़ेगा। तो वो एक्चुअल में वो 20% के आसपास चुनौती आप लोगों के लिए भी बढ़ जाएगी। अब 2 छोटे-छोटे मेरे सवाल हैं। एक, जो ये गिग वर्कर हैं जी, ये जो हम देखते हैं डेली कमाते हैं, खाते हैं, ओला, उबर, जोमेटो, तमाम इस तरह की कंपनियां बाइक लेकर के घूमते रहते हैं, एक्सीडेंट होता रहता है, उनकी जिंदगी तो बिल्कुल अलग है। वो तो इस दायरे में पहले भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते, उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान है? नहीं, गिग वर्कर्स को इस बार वेजेस एक्ट में लाने की कोशिशें की गई हैं, सरकार ने रखा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गिग वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, सरकार का जो श्रमिक पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। वो तो डेली कमाएगा, डेली घर चला जाएगा, उसके साथ कुछ हादसा हो जाएगा तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा। वो क्या कहते हैं कि गुमशुदगी में उसकी FIR दर्ज हो जाएगी और वो वही दम तोड़ देगी फाइल, तो वो कभी पता ही नहीं चलेगा ये गिग वर्कर था या कौन था। तो सरकार को चाहिए कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सबसे पहले बहुत सरल करे। बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। ऑनलाइन नहीं है? नहीं, ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में पढ़ा लिखा तबका नहीं है ना। जो ये काम कर रहा है, जो खदान में काम कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका नहीं है। उसका 90% जो तबका है वो डिजिटल दुनिया से काफ़ी दूर है, वो उतनी तकनीकी चीज़ों को नहीं समझता है, और ना ही ऐसा कोई प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से उसको डिजिटलाइज्ड जो है एजुकेशन दी जा सके। इतना आसान नहीं है। यहाँ पर यूनियनों का एक रोल हो सकता है, यूनियन का रोल होता है, आप लोग चाहें तो करवा सकते हैं। जी, तो हम लोग कराते आए हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग करवाते हैं इन चीज़ों को, लग करके हम लोग स्टॉल लगाते हैं, अपने वर्कर्स के लिए इन सारी चीज़ों में पहल करते हैं। लेकिन जब यूनियनें रह नहीं जाएंगी तो हमारे वो पावर भी छीन जाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, सरकार के पास बहुमत है, ये सरकार जो है केंद्र में, उसके पास अपना बहुमत है, कोई भी कानून बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति है उनके पास। कई मौकों पर हमने ऐसा देखा कि कोई भी बाहरी दबाव बहुत कम काम करता है, या तो बहुत लंबे समय तक दबाव बनता है तब काम करता है। अब ये जो लेबर कोड पास हो गया है, 2 बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं, आगे मुझे नहीं पता आप लोग क्या करने वाले हैं, किस तरह का प्रोटेस्ट होने वाला है। आप लोग मतलब यूनियनें कितनी तैयार हैं कि नहीं इसके लिए हमें सरकार पर दबाव बनाना ही है, और कुछ बदलाव जो आप लोग चाहते हैं या आप लोगों को लगता है कि जरूरी है वो हो जाए? विकास जी, ये जो बेसिकली लेबर कोड आए हुए हैं, वेजेस कोड, 2019 की बात है। अभी हम 2025 के अंत में बैठे हैं। 2020 में इसको संसद में पास करके एक बार लागू करने की कोशिश की गई। 5 साल तक सरकार ने सरेंडर करके रखा। तो आप कह रहे हैं कि सरकार को इतनी ताकत है, सरकार को इतनी पावर है, उसके पास सारा सिस्टम मौजूद है, तो मतलब कैसे हम उसका सामना करेंगे? तो 5 साल पहले भी वो मजबूत थी जब गलत होगा। और अगर 1947 के पहले चले जाइए आप, तो 1947 के पहले भी सरकारें बहुत मजबूत थी, लेकिन लेबर के अधिकारों के सामने उनको झुकना पड़ा। अंग्रेजों के शासन की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं उस जमाने की भी बात कर रहा हूँ। तब भी सरकारों को झुकना पड़ा,
आज भी झुकी हैं सरकारें, और गलत अगर है तो उसमें आगे भी झुकना पड़ेगा, अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। सीधी सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेबर एक्ट खत्म हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेबर एक्ट ना कोई सरकार खत्म करेगी, लेकिन जब हम लेबर एक्ट बना रहे हैं इसका मतलब सेंटर में लेबर है, सेंट्रल में वर्कर है, वर्क फोर्स है सेंटर में, उसका संतुष्ट होना जरूरी है। अगर वही संतुष्ट नहीं है तो वो आप चाहे ढिंढोरा पीटते रहो मीडिया में, सोशल मीडिया में या कहीं भी, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक उसकी सिक्योरिटी नहीं है किसी सिस्टम में, तब तक वो लेबर एक्ट किसी काम का नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा वर्कफोर्स है, जो हमारा वर्कर है, उसको मतलब सस्टेनेबिलिटी मिले, उसको वहाँ पर स्थायित्व मिले, उसे ये खतरा ना रहे कि मुझे 10 महीने का रोजगार मिला, 10 महीने के बाद मुझको निकाल करके किसी और आदमी को रख लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी की स्टूडियो आकर के और इस मसले को हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू विकास।